The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। 2008 में देश की राजधानी दिल्ली में एक एनकाउंटर हुआ था। 2 आतंकी मारे गए थे और एक पुलिस अफसर शहीद हुए थे। शायद हालिया सालों में किसी एनकाउंटर पर इतनी सियासत नहीं हुई थी जितनी इस एनकाउंटर पर हुई थी। पुलिस अफसर की शहादत पर सवाल उठे। सत्तारूढ़ पार्टियों ने अपनी ही पुलिस को कटघरे में खड़ा किया, एनकाउंटर को फर्जी बताया, चुनावों में तकरीरें हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन इन सब के बीच जिंदा थी शहीद पुलिस अफसर के परिवार की उम्मीद कि सही जांच के बाद एक दिन दोषी को सजा मिलेगी, और वो दिन आज है। बटला हाउस एनकाउंटर केस में आतंकी आरिस खान को आज फांसी की सजा दी गई है। फांसी की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने क्या कहा, कैसे ये पूरी जांच अंजाम तक पहुंची और कैसे राजनीति हुई, इस पर विस्तार से आज बात करेंगे। बंगाल के चुनाव में व्हील चेयर पर कैसे राजनीति हो रही है, ममता बनर्जी पर हुए हमले पर चुनाव आयोग ने अब क्या क्या कहा है और विपक्षी क्या कह रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। टच कर रहा है। वीडियो में एक लड़की अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पीट रही है। पहचान छिपाने के लिए हमने चेहरे ब्लर कर दिए हैं। तमाशबीनों की भीड़ जमा है और छोड़ दो की आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं। वीडियो दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 12 का बताया जा रहा है। ये मामला 2-3 दिन पुराना है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। कहानी ये बताई जा रही है कि जो शख्स पिटाई खा रहा है वो साइकिल से जा रहा था। उसकी साइकिल युवती से छू गई, जिसके बाद उसने पिटाई शुरू कर दी। एक वर्जन ये भी आ रहा है कि युवक ने लड़की को गलत तरीके से छुआ और फिर लड़की ने पिटाई शुरू कर दी। इनमें से कौन सा वर्जन सही है ये हम नहीं कह सकते। पुलिस ने स्वतः संज्ञान से वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया है और दोनों की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया का एक हिस्सा लड़की की बहादुरी की वाहवाही कर रहा है। इसे महिला शक्ति बताया जा रहा है। हमें नहीं मालूम कि गलती किसकी है। अगर युवक ने अपराध किया है तो मामला पुलिस का बनता है। हमारे देश के न्यायतंत्र में सजा का एक पूरा तरीका है। देश संविधान और कानून से चलता है और हमारा संविधान सबको बराबरी का हक देता है। आईपीसी का कोई सेक्शन ये नहीं कहता कि किसी युवक ने गलत तरीके से छू दिया तो उसके मुंह पर घूंसे मारे। मामला कैसा भी हो, ऑन द स्पॉट जजमेंट वाली संस्कृति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। महिला शक्ति की हमारे पास और भी बेहतर मिसाल है। चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोरोना से बढ़ते संक्रमण को लेकर। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये बात पिछले कई दिन से आप सुन रहे होंगे, लेकिन कितना बढ़ रहा है कोरोना, ये डर आंकड़ों से समझते हैं। रविवार को कोरोना के 26,294 नए मामले आए। इसका मतलब यह है पिछले साल दिसंबर में रोजाना जितने नए कोरोना केस आते थे, अब लगभग उसके बराबर ही नए मामले आने लगे हैं। यानी हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हम पिछले साल के दिसंबर वाली स्थिति में पहुंच चुके हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार की वजह से एक्टिव मामलों में रोज 8,000 से ज्यादा का इजाफा हो रहा है। देश भर में कोरोना के कुल एक्टिव मरीज अब बढ़कर 2,19,000 हो गए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जितने नए मामले रोज आ रहे हैं उनके 78% सिर्फ 6 राज्यों में हैं: महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। सबसे ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। रविवार को देश भर में जितने नए मामले आए उसके 63% अकेले महाराष्ट्र में दर्ज हुए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र में टीकाकरण की गति बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कई अस्पताल कह रहे हैं कि टीका लगवाने के लिए लोग तो आ रहे हैं, लेकिन उनके पास वैक्सीन की सप्लाई ही नहीं आ रही है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। एमपी सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले लोगों का 1 हफ्ते का क्वारंटीन जरूरी कर दिया है। गुजरात में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए इंतजाम किए जा रहे हैं। सूरत में 500 बेड वाले कोरोना स्पेशल अस्पताल को फिर शुरू कर दिया गया है।
दूसरी सुर्खी संसद से। आपको याद होगा पिछले सोमवार को ब्रिटेन की संसद में भारत के किसानों के प्रदर्शन पर चर्चा हुई थी। भारत सरकार को यह बात पसंद नहीं आई थी और भारत में ब्रिटिश राजनयिक को बुलाकर आपत्ति भी जताई थी। इसके बाद आज भारत की संसद में ब्रिटेन का मामला उठा। राज्यसभा में ब्रिटेन में भारतीय छात्रा रश्मि सामंत के साथ हुए कथित रंगभेद की बात आई। बीजेपी के सांसद अश्विनी वैष्णव ने कर्नाटक की छात्रा से ऑक्सफोर्ड में हुए दुर्व्यवहार पर सरकार से जवाब मांगा। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि यह गांधी का देश है और हम नस्ल भेद से कभी मुंह नहीं फेर सकते। हम सारे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी हम पूरी स्पष्टता से यूके सरकार के सामने ये मसला उठाएंगे। कर्नाटक के उडुपी की रहने वाली रश्मि सामंत 11 फरवरी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष चुनी गई थी और रश्मि भारत की पहली छात्रा हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव जीता। लेकिन जीतने के 5 दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्हें पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर निशाना बनाया गया। LGBT कम्युनिटी और यहूदियों के होलोकास्ट पर लिखे उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उन पर रंगभेदी होने का आरोप लगाया गया। हालांकि रश्मि सामंत ने इन पोस्ट पर माफी भी मांग ली थी। बाद में रश्मि ने कहा कि उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया गया। इसी बात को आज भारत की संसद में उठाया गया और विदेश मंत्री ने जवाब भी दिया। बिटवीन द लाइन्स ये पढ़ा जा रहा है कि ये किसान आंदोलन की बात उठाने पर ब्रिटेन को भारत सरकार का जवाब है। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज से मराठा आरक्षण आंदोलन पर सुनवाई शुरू कर दी है। आज से आरक्षण मामले पर रोजाना सुनवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट पास किया था, जिसके तहत नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण दिया था। इस कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया था, जिसके बाद मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी थी और संवैधानिक बेंच को केस सौंपा गया। इसमें अहम पेच आरक्षण की लिमिट 50% से ऊपर जाने को लेकर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ये भी देखेगी कि क्या इंदिरा साहनी जजमेंट पर दोबारा विचार करना चाहिए। 1992 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए SC, ST और OBC आरक्षण की लिमिट 50% तय कर दी थी और इसी फैसले की वजह से अक्सर राज्य सरकारों के पिछड़े समुदाय का आरक्षण वाले कानून अटक जाते हैं। अब संवैधानिक बेंच इस पर विस्तार से सुनवाई करेगी। चौथी सुर्खी इस वीडियो में है। पहले इन माननीय का बयान सुनिए। आज मोदी जी के सामने भिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री फोटो खिंचाने के लिए लाइन पे होते हैं कब मेरा नंबर आए। और पहले ये हाल था कि भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कहीं दूर जाके खड़ा होता था, बगल में फटकने भी नहीं देते थे, लाइन में नंबर में भी नहीं होता था। आज नया भारत, ये मोदी जी के कारण। तो मित्रों, बहनों, भाइयों, मोदी का चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूं लोगों को, द्वापर में, त्रेता में राम कृष्ण हुए और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार इसलिए सबको कह रहे हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। नई ताजपोशी हुई है। पीएम मोदी की तुलना द्वापर और त्रेता युग के भगवानों से कर रहे हैं। अब इनकी मान्यता और आस्था पर तो क्या ही कहें। अब एक महापुरुष का एक कथन याद दिलाना चाहते हैं। जिस संविधान की तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली है, उसे लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन। उन्होंने कहा था, धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और आखिर में तानाशाही का सीधा रास्ता है। आप अपने स्तर पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये थी आज की सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बात शुरू करने से पहले हम कुछ पुरानी यादें ताजा करना चाहते हैं, कुछ पुराने बयान सुनाना चाहते हैं। सुन लीजिए। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। बटला हाउस एनकाउंटर पर मैं आज भी कायम हूं कि वो फेक एनकाउंटर था, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। तो अब हो जाती है तो सारी बातें अपने आप खुल जाएंगी। कई लोगों के मन में शक है कि क्या उन युवाओं को मारने की जरूरत थी या उन्हें जिंदा पकड़ा जा सकता था। अगर वो दोनों शख्स आतंकवादी थे तब तो उनको जिंदा पकड़ना और भी जरूरी था ताकि उनके मालिकों का पता लगाया जा सके।
और अगर वो निर्दोष थे तो क्या दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? अब वहां पर कैसे पकड़े गए, कैसे हत्या हुई, क्या हुआ, और अब ये भी देखा जाएगा कि सारे जांच में आ रहा है कि कितनी मुठभेड़ सही थी, कैसे इंस्पेक्टर की हत्या हुई, ये सब पता चलेगा। एक अरसे तक अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बयानों में बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र आता रहा। किसी ने एनकाउंटर पर आंसू बहाने की बात कही, किसी ने मारे गए आतंकियों को मासूम बच्चे कहा। तरह तरह से बाटला हाउस एनकाउंटर सियासत में प्रतिध्वनित होता रहा। हर सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को भुनाती है, लेकिन बाटला एनकाउंटर कई पार्टियों ने कई तरह से भुनाने की कोशिश की। हालांकि किसी के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं थे कि एनकाउंटर फेक था। जांच होती रही, सवाल उठते रहे और सबूतों के आधार पर कोर्ट भी फैसले देते रहे। 2008 से लेकर 2021 तक जांच के कई मुकाम आए, कई दोषी पाए गए और बाटला हाउस एनकाउंटर में पुलिस पर हमले के मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कहकर आतंकी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। तो इस फैसले से पहले के 13 साल की पूरी कहानी आज आपको बताते हैं। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 धमाके हुए। इन धमाकों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने ली। इस मामले में जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कुछ सुराग मिले थे, जिनके आधार पर 19 सितंबर को पुलिस की एक टीम दिल्ली के बाटला हाउस की L18 इमारत में पहुंची थी। पुलिस वालों को आतंकी होने की खबर थी, लेकिन टीम पर इतना बड़ा हमला होगा शायद ये स्पेशल सेल को भी अनुमान नहीं था। दिल्ली पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में साजिद और आतिफ नाम के 2 आदमी मारे गए। एनकाउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को भी 3 गोलियां लगी। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान वहां कुछ और आतंकी भी थे जो मौके से फरार होने में कामयाब रहे थे। फरार होने में जो आतंकी कामयाब रहे थे, इन्हीं में से एक था आरिज। साल 2018 के फरवरी महीने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे नेपाल से गिरफ्तार किया था। जांच में पुलिस को पता चला कि आरिज का कनेक्शन भारत में हुए कई धमाकों से है। आरिज नेपाल में सलीम के नाम से छुपा हुआ था। उसके पास से फर्जी पासपोर्ट भी बरामद हुआ था। अब आरिज की हिस्ट्री के थोड़े पन्ने भी पलट लेते हैं। साल 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी में जो धमाके हुए थे, उनमें आरिज का नाम आया था। इन धमाकों में कुल 165 लोगों की जान गई थी। 535 लोग इन धमाकों में घायल हुए थे। धमाकों के बाद आरिज पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरिज के खिलाफ इंटरपोल भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका था। आरिज उर्फ जुनैद यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरिज बम बनाने में माहिर था। इसी आरिज खान को 8 मार्च को कोर्ट ने धारा 302, 307, आर्म्स एक्ट समेत कई और धाराओं में दोषी करार दिया। इसके बाद आज कोर्ट ने आरिज खान को सजा सुनाने के लिए आज का दिन मुकर्रर किया था। आरिज के वकील ने उसकी कम उम्र का हवाला दिया और कोर्ट से उदारता दिखाने को कहा, लेकिन सरकारी वकील ने फांसी की सजा की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने शाम 4 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव ने अपने फैसले में कहा कि सबूतों पर कोई शक नहीं है। उन्होंने इस अपराध को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना और फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरिज खान पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 10 लाख रुपए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे। हम जानते हैं निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का विकल्प होता है। ये विकल्प आरिज खान के पास भी है। बाटला हाउस एनकाउंटर में इससे पहले साल 2013 में शहजाद अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और आज दूसरे दोषी को उम्र कैद के साथ इस एनकाउंटर का एक बड़ा अध्याय पूरा हो गया। ये एनकाउंटर एक केस स्टडी है कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर भी देश में कितनी सियासत हो सकती है। बड़ी खबर में अब बात बंगाल के चुनाव की। ममता बनर्जी पर हमला हुआ या ये हादसा था, इसी सवाल पर अभी बंगाल में सियासत की धुरी टिकी हुई है। बीजेपी कह रही है कि यह हमला नहीं था। व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार कर रही ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन पर हमला कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। तो इस सियासी बयानबाजी के बीच सच क्या है, इसे समझने के लिए कुछ बातें चुनाव आयोग की रिपोर्ट्स और कार्रवाई से परखी जा सकती है। 10 मार्च को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल किया। इसी शाम ममता बनर्जी चोटिल हो गई। उन्होंने कहा कि उन पर हमला किया गया। जिस वक्त ये सब हुआ, कोई पुलिसकर्मी भी वहां नहीं था। टीएमसी के नेताओं ने इसके लिए बीजेपी के माथे दोष मढ़ना शुरू किया। वहीं बीजेपी के नेताओं ने भी इसे ड्रामा बताने में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ममता की चोट सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में सुर्खियां बटोर रही थी। मामला कानून व्यवस्था से भी जुड़ा था। टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। लिहाजा चुनाव आयोग ने जांच के लिए 2
पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। साथ ही राज्य सरकार से भी रिपोर्ट मांग ली। दोनों रिपोर्ट देखने के बाद चुनाव आयोग ने माना कि ममता बनर्जी की चोट ना तो कोई हमला है और ना ही कोई साजिश, अलबत्ता सुरक्षा में चूक जरूर है और ये चूक गंभीर है। इस चूक के लिए चुनाव आयोग ने कुछ अफसरों को जिम्मेदार माना और उन पर कार्रवाई भी की। सीएम की सुरक्षा का इंतजाम संभालने वाले अफसर समेत जिले के डीएम और एसपी पर चुनाव आयोग की गाजगिरी है। ममता के सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय और एसपी प्रवीण प्रकाश को निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं डीएम विभू गोयल का ट्रांसफर कर दिया गया, उन्हें गैर चुनावी पद दिया जाएगा। गोयल की जगह 2005 बैच की आईएएस स्मिता पांडे जिले की जिम्मेदारी संभालेंगी। वहीं एसपी प्रवीण सिंह की जगह 2009 बैच के आईपीएस सुनील यादव कमान संभालेंगे। तो ये थी रिपोर्ट की बातें, प्रशासनिक बातें। लेकिन सियासत जो होती है वो हर दायरे और हर बात के परे की चीज होती है। बेशक चुनाव आयोग के मुताबिक पैर की चोट हमला नहीं हादसा था, लेकिन ममता बनर्जी के समर्थक क्या इस बात को मानेंगे? 14 मार्च को पार्क स्ट्रीट से हाजरा तक मार्च निकाल रही ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि मैं इसी हालत में बंगाल का दौरा करूंगी और अब खेला होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और खेला होबे, মনে রাখবেন নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। 10 तारीख को ममता को चोट लगी थी, लेकिन अब वो चुनावी मैदान में है। सामने बीजेपी है, वो बीजेपी जिसने जीतने के लिए अपने हर सिपह सालार को मैदान चुनाव में उतार दिया है। एक केंद्रीय मंत्री समेत 4 सांसदों को विधायकी का टिकट थमा दिया है। टीएमसी और लेफ्ट के पुराने विश्वास पात्रों पर दांव खेल दिया है और सिनेमा के जाने पहचाने लोगों को टीएमसी का किला ढहाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसे में ममता बनर्जी भी भला कैसे पीछे रहे? उन्होंने भी बीजेपी के पुराने सहयोगी यशवंत सिन्हा को टीएमसी में बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। साथ ही 5 अभिनेत्रियों और 2 अभिनेताओं को भी मैदान में उतार दिया है। यानी मुकाबला कांटे का है। इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही ओर के दिग्गज जोर लगा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज यानी 15 मार्च को 2 रैलियों को संबोधित किया। उनकी झारग्राम में एक रैली थी, लेकिन वो रैली के लिए नहीं गए। खबर आई कि उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया, इसलिए वर्चुअली रैली संबोधित की। इसके अलावा उन्होंने बांकुरा में रैली की। शाह ने कहा कि दीदी जो घायल हैं और एक व्हीलचेयर पर घूम रही हैं, क्या वो उन 130 माताओं के दर्द के बारे में जानना चाहती हैं जिन्होंने राजनीतिक हिंसा के कारण अपने बच्चों को खो दिया है? 130 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता मार दिए गए। दूसरी तरफ पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हमला कर उन्हें रोका नहीं जा सकता। सुनिए। बंगाल के अंदर हम आशा करते थे कि कम्युनिस्ट शासन जाने के साथ ही बंगाल से राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, मगर ये तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने वाला शासन निकला। राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है। 120 से ज्यादा, 130 से ज्यादा, माफ करना 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए हैं। यहां पर भी हमारे 2 कार्यकर्ताओं को मार दिया है। मित्रों, अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई। देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हीलचेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? चुनाव आयोग इसे हमला नहीं मान रहा, लेकिन ममता बनर्जी जानती है कि इसे हमला कहकर ही सहानुभूति बटोरी जा सकती है। और ये बात बीजेपी को शायद डरा भी रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है जिसमें ममता की चोट की गंभीरता और इलाज की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। यह तो हुई बंगाल की बात। अब दक्षिण के चुनावी राज्यों की भी बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी एआईएडीएमके ने घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें हर साल 6 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त, हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, एजुकेशन लोन माफ, बुजुर्गों को मिलने वाला पेंशन 2 गुना जैसे कई वादे किए हैं। घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि पार्टी सत्ता में वापस आने पर मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 1 साल कर देगी। साथ ही सहयोगी पार्टी बीजेपी को नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने का आग्रह किया जाएगा, जिस पर बीजेपी का जवाब ना में आ गया है।
चुनावों के लिए डीएमके ने भी घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। महिलाओं को 1 साल की मैटरनिटी लीव, शहरों में बसों में महिलाओं के लिए फ्री पास और पेट्रोल डीजल के साथ दूध के भाव में भी सब्सिडी देने की घोषणा की है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन्हें 4000 रुपए देने का वादा किया है। दूसरी तरफ बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने तमिलनाडु चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन, अभिनेत्री से नेता बनी खुशबू सुंदर और पूर्व मंत्री नयनार नागेंद्रन को चुनावी मैदान में उतारा है। सीट बंटवारे पर एनडीए का साथ छोड़ने वाली विजयकांत की पार्टी डीएमडीके ने अब एएमएमके का हाथ थाम लिया है। अब बात केरल की। कांग्रेस यहां 92 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जिसमें 86 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ऊमन चांडी पुथुपल्ली से और नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्नीथला हरिपद विधानसभा सीट से लड़ेंगे। बीजेपी केरल में 115 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और उसने 112 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। केरल बीजेपी के प्रमुख के सुरेंद्रन 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, मंजेश्वर और कोन्नी। हाल में बीजेपी में शामिल हुए मेट्रोमैन ई श्रीधरन पलक्कड़ से चुनाव डेब्यू करेंगे। तो ये केरल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों के कुछ अपडेट्स थे। दी लल्लन टॉप की टीमें जल्द ही सभी 5 राज्यों की चुनाव यात्रा पर जाएंगी और बताएंगी आपको जमीनी हकीकत। तो बस थोड़ा इंतजार करिए। आज के शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।